मैं चंद चीज़ें जी जी अपने स्कर्दू के और गिलगित बल्तिस्तान के जी जी लोगों की नज़र किए देता हूँ। बिस्मिल्लाह। ताबे गमो ताकते गिरिया ज़्यादा चाहिए, ताबे गमो ताकते गिरिया ज़्यादा चाहिए, इश्क करने के लिए सीना कुशादा चाहिए। वाह वाह वाह, इश्क करने ताबे गमो ताकते गिरिया ज़्यादा चाहिए, वाह, इश्क करने के लिए सीना कुशादा चाहिए। बहुत अच्छा। अब जुदाई के लिए असबाब सारे जमा हैं जी, अब जुदाई के लिए असबाब सारे जमा हैं, एक फ़कत तरके ताल्लुक़ का इरादा चाहिए। वाह वाह, अब जुदाई के लिए असबाब सारे जमा हैं, एक फ़कत तरके ताल्लुक़ का इरादा चाहिए। ढूंढता फिरता हूँ टूटे दिल ज़दा मजनू से लोग, ढूंढता फिरता हूँ टूटे दिल ज़दा मजनू से लोग, इश्क के मारों को भी तो खानवादा चाहिए। ढूंढता है कि हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अदबी शख्सियात को मदऊ करते हैं, और आज की ये नशिश जो है वो कई हवालों से बहुत ही खुसूसियत का हामिल प्रोग्राम है। और एक बात तो ये कि हम इस वक्त मादर इल्मी जामा कराची में मौजूद है। दूसरी अहम बात ये है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका तारुफ़ अगर मैं इस अंदाज़ में करूँ कि साइंस जो है इनका असल शोबा है, लेकिन अदब के यहाँ इन्होंने अदब में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। आप इस वक्त डीन हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के। मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर जनाब फयाज़ वैद साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि आपका शोबा साइंस है और आपका उठना बैठना ज़ाहिर बात है अदब के साथ है, लेना देना ओढ़ना बिछोना, तो ये दो चीज़ें आप एक साथ लेके जा रहे हैं। तो तालीमी पस मंज़र मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बेइंतहा ममनून हूँ आपका और आपके इस चैनल स्कर्दू टीवी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज ये मौका फ़राहम किया कि मैं आपके चैनल के तवस्सुत से हमारे जो स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले लोग हैं उनसे कोई बात कर सकूं। और मैं बड़ी इसे अपनी खुशबख्ती समझता हूं कि आपके इलाके से चूँकि मुझे बड़ी मोहब्बत भी है और मैं बारहा उन इलाक़ों में आया हूँ और वहाँ के लोगों के साथ एक मेरा बड़ा रब्ते ख़ास भी रहा है। तो इस तरह के लोगों के लिए कोई भी इंटरव्यू देना और कोई बात करना अस ख़ुद बड़े एज़ाज़ और बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। तो अपने तालीमी पस मंज़र के बारे में कोई बात आपको बताऊँ तो ज़ाहिर है मेरा तालीमी पस मंज़र जैसे आम लोगों का होता है वैसे ही है। मैंने एक मिशनरी स्कूल से तालीम हासिल की, वहाँ से मैंने अपना मैट्रिक किया, उसके बाद डीजे साइंस कॉलेज से मैंने एंट्री किया और फिर उसके बाद 1990 में मैंने इसी फैकल्टी से जहाँ पर मैं और आप इस वक्त बैठे हुए हैं बी फार्मेसी किया। उसके बाद मैंने उसमें मास्टर्स किया और फिर उसके बाद पीएचडी की। और पीएचडी करने के बाद फिर ज़ाहिर है कुछ अरसे मैंने इंडस्ट्री में काम किया और उसके बाद पढ़ाने लिखाने की सरगर्मियाँ मेरी हुई हैं। मैंने 3 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है और इस वक्त मैं अपनी उसी मादर इल्मी में बैठा हुआ हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा था। तो ये भी खुद मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। ज़बरदस्त सर, हम अभी थोड़ी देर पहले ये गुफ्तगू हमारी हो रही थी कि मौजूदा जो अदबी मंजरनामा है इसमें मजमूई तौर पे आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमें वो चीज़ें जो माजी में हम देखते थे सीखने सिखाने के हवाले से, फ़न के हवाले से, मायार के हवाले से, तो जदीद नस्ल में ये चीज़ें हमें कम देखने को मिलता है। तो इसकी वजूहात क्या हो सकते हैं सर? असल में एक तो ज़ाहिर मामला ये भी है कि हम जब पीछे माजी की तरफ पलट कर देख रहे होते हैं तो हमें वो ज़रा ज़्यादा रोशन नज़र आने लगता है जी। और जहाँ से भी बैठकर आप देखेंगे आपको अपने से पुराना वक्त जो है वो लगता है कि शायद वो ज़्यादा बेहतर था। सही बात। हमें भी ये महसूस होता है कि शायद वो बेहतर था, वो ज़्यादा अच्छा था और पुराने लोग थे। लेकिन अगर मैं मौजूदा हालात की बात करूं तो उसमें भी जहां तक कि लिखने लिखाने का ताल्लुक़ है लोग बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं जी। और बहुत अच्छी किताबें भी आती हैं, बुरी किताबें भी आती हैं। ये अमल तो हमेशा जारी और सारी रहता है। 1950 में भी बड़ी बुरी किताबें आई होंगी और बहुत अच्छी भी आई होंगी, 60 की दहाई में भी यही हुआ होगा। चुनाचे अगर आज भी अगर ये हो रहा है तो ये कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि मेरे इस असर और इस अहद के अंदर भी अच्छे लिखने वाले मौजूद हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले भी लोग मौजूद हैं और पढ़ने वाले लोग भी किसी हद तक मौजूद हैं।
ये बात अपनी जगह ठीक है कि पढ़ने का रुझान हमारे यहाँ माजी के मुकाबले में बहुत कम हुआ है। गालिबन उसकी एक वजह ये है कि हमारे यहाँ गुज़िश्ता 30-35 बरस जिस तरह का माहौल रहा है, हमारा समाजी, माशी, सियासी, उसके गालिबन ये नताइज और समरात हैं जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि गुज़िश्ता 4-5 बरसों में हमारे यहाँ हमारे नौजवानों में अदब पढ़ने का रुझान निस्बतन बेहतर हुआ है। मैंने देखा है नौजवानों को अब वो पढ़ने की तरफ राग़िब हो रहे हैं, वो मुशायरों की तरफ भी राग़िब हो रहे हैं, और शायद कहीं अब नौजवानों को ये महसूस होने लगा है कि जो इंसान की बुनियाद और उसकी असल है वो उसके अंदर कहीं मौजूद है, और ये जो बैरून की चीज़ों से उन्होंने अपनी तस्कीन का सामान करने की कोशिश की थी वो तस्कीन नहीं पहुंचा रहा। चुनाचे आपको अगर वो चीज़ तस्कीन दे सकती है तो वही दे सकती है जो आपके अपने अंदर के जज्बात हैं, जो आपके जज्बे हैं, जो आपके ख़याल की परवरिश के ज़राए हैं, और वो आपको शेर व अदब में और तख्लीक में ही मिलते हैं। इसी ज़िल में एक और मुख्तसर सवाल के उर्दू के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि उर्दू बहैसियत तदरीसी ज़बान, चूँकि जिस शोबे से भी ताल्लुक़ हो उर्दू के सहारे हम चीज़ें समझा रहे होते हैं, तो मौजूदा तालीमी पस मंज़र में उर्दू की अहमियत को आप किस हद तक देखते हैं? इस पर थोड़ी गुफ्तगू। इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि उर्दू बहरहाल हमारे दरमियान एक राब्ते की ज़बान है, और एक ऐसी ज़बान है जिसने तमाम लोगों को अपने अंदर समोया हुआ है, इस तौर के वो किसी भी ख़ित्ते और इलाक़े के रहने वाले लोग हों वो इस ज़बान को इस्तेमाल करते हैं, इस ज़बान में लिखते हैं, इस ज़बान को समझते हैं, और इसी ज़बान के ज़रिए तरक्की भी करते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि सरकारी सतह के ऊपर हमारी ज़बान की वो पजीराई नहीं हो सकी, और हमें वो अहमियत नहीं दी जा सकी इस ज़बान को जो दरअसल इस ज़बान को दी जानी चाहिए थी। हमने अपने क़वानीन के अंदर और अपनी किताबों में और अपने दस्तावेज़ात के अंदर तो ये लिख लिया है कि उर्दू हमारी सरकारी ज़बान होगी, लेकिन वो किसी भी जगह नहीं पाई जाती है। हमारे यहाँ क़वानीन बनते हैं तो वो भी अंग्रेज़ी में बनते हैं, हमारे यहाँ जजेस के फ़ैसले आते हैं तो वो भी अंग्रेज़ी में होते हैं। हमारे यहाँ जिस इदारे में मैं बैठा हुआ हूँ और जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जामिया है, यहाँ की तमाम तर जो सरकारी और ऑफिशियल सतह के ऊपर हमारी ख़तो किताबत होती है वो भी सारी अंग्रेज़ी में हो रही होती है। तो हम कह कोई और बात रहे होते हैं, लेकिन सच यही है कि उस हमारी ज़बान को वो पजीराई नहीं मिल सकी जो कि उसे मिलनी चाहिए थी। कि इसी ज़ेल में अभी हाल ही में जो अदालती हुक्मनामा है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, तो फिर वही बात आके रुक जाती है कि अमल दरामद का। तो मुझे जॉन साहब का ये शेर याद आ रहा है कि एक ही सानेहा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। सर बहुत शुक्रिया। आपके जो आने वाले अभी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आपका जो मजमूआ कलाम है वो मंजर आम पे आ रहा है, तो हमारे जो अदब से शगफ़ रखने वाले लोग हैं ज़ाहिर मुंतज़िर है, तो इंतखाब भी सुनेंगे, और साथ ही साथ आपसे जो है मैं दरख्वास्त भी करूँगा कि अपने मजमूआ कलाम के हवाले से बताइएगा। मेरी किताब ज़ाहिर बहुत पहले आ जाना चाहिए थी, मैं यानी 1993-94 में आ जानी चाहिए थी मेरी किताब। मेरे सारे दोस्त हैं उन सब की किताबें आ गई सिवाय मेरे जो अब तक बदकिस्मती से नहीं आ सकी। शायद उसकी एक वजह यह है कि मैं बहुत देर से मुतमईन होने वाला आदमी हूँ, और अपनी लिखी हुई चीज़ों से भी बहुत देर से मुतमईन होता हूँ, और उसमें भी मुझे ये महसूस होता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, उसको भी पूरा कर लिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा बाज़ कमियाँ जो होती हैं वो भी अस्वद हुस्न बन जाती हैं। सो मैं इसी तौर समझते हुए अब इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि और ताख़ीर ना की जाए और अपनी किताब शाये कर देनी चाहिए। और मेरे जो साथ के लिखने वाले हैं और मेरे जो दोस्त हैं उनका भी बेइंतहा इसरार है कि अब किताब आ जानी चाहिए। उस किताब में क्या कुछ होगा इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर है वो लोग करेंगे जो पढ़ेंगे उस किताब को, कि क्या वो उनकी तस्कीन का सबब बनती है, क्या मेरे जो तजर्बात मैंने जिस तरह से किए हैं और जो लिखे हैं और जो बड़ी सच्चाई के साथ लिखे हैं, क्या वो लोगों के तजर्बों के साथ मिलकर कोई अपनी शक्ल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। लेकिन मैं इस बात पर बहुत मेरा ईमान है कि हर वो चीज़ जो बहुत सच्चाई के साथ लिखी जाती है और खुलूस और जज्बे के साथ लिखी जाती है और अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ लिखी जाती है, वो यकीनी तौर पर आपके असर के लोगों में कहीं ना कहीं उनके तजर्बे के साथ
मिलती भी है, उसमें शरीक भी होती है, उसमें शामिल भी होती है और उनके तजर्बे का हिस्सा भी वो बनती है। बुनियादी तौर पर मैं शायरी में गज़ल लिखने वाला आदमी हूँ। नज़में भी मैंने लिखी हैं लेकिन नज़मों की तादाद कम है। चुनाचे जो भी किताब ज़ाहिर है मेरी इस वक्त मुरतब हो रही है उसमें गज़लियात हैं और चंद नज़में हैं। सो जहाँ लोगों ने इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, जल्द इंशाअल्लाह वो आपके हाथ में होगी। सर आपके कलाम से इंतखाब भी हम सुनना चाहेंगे। उसके हर अंदाज को जादूगरी माना गया, उसके हर अंदाज को जादूगरी माना गया, दुख दिया उसने तो उसको दिलबरी माना गया। उसके हर अंदाज को जादूगरी माना गया, दुख दिया उसने तो उसको दिलबरी माना गया। दर भी थे दीवार भी थी और छत भी थी मगर, दर भी थे दीवार भी थी और छत भी थी मगर, बस मकी नापैद थे सो बेघरी माना गया। दर भी थे दीवार भी थी और छत भी थी मगर, बस मकी नापैद थे सो बेघरी माना गया। हुस्न ही को हुस्न की तमसील में रखा गया, हुस्न ही को हुस्न की तमसील में रखा गया, जो परी जैसा था उसको ही परी माना गया। हुस्न ही को हुस्न की तमसील में रखा गया, हुस्न ही को हुस्न की तमसील में रखा गया, जो परी जैसा था उसको ही परी माना गया। कुफ्र करने की सज़ा तो जो भी थी सो थी मगर, कुफ्र करने की सज़ा तो जो भी थी सो थी मगर, एक तशक्कुक को हमारे काफरी माना गया। कुफ्र करने की सज़ा तो जो भी थी सो थी मगर, एक तशक्कुक को हमारे काफरी माना गया। वो नहीं माना गया जो असल में मौजूद था, वो नहीं माना गया जो असल में मौजूद था, कम तरी को खींच कर फिर बरतरी माना गया। वो नहीं माना गया, वो नहीं माना गया जो असल में मौजूद था, कम तरी को खींच कर फिर बरतरी माना गया, कम तरी को खींच कर फिर बरतरी माना गया। हम पलट आए कि रहते क्यों मयाने मारका, हम पलट आए कि रहते क्यों मयाने मारका, बुज़दिलाने बुज़दिला को जब जरी माना गया। हम पलट आए कि रहते क्यों मयाने मारका, बुज़दिलाने बुज़दिला को जब जरी माना गया, और शोभदा बाजी को दी तशबी करामत से यहाँ, शोभदा बाजी को दी तशबी करामत से यहाँ, रक़्स हरफो सौत को दानिश्वरी माना। शोभदा बाजी को दी तशबी करामत से यहाँ, रक़्स हरफो सौत को दानिश्वरी माना गया। बदलिहाजों ने उलट दी इस तरह तरतीब वेद, बदलिहाजों ने उलट दी इस तरह तरतीब वेद, साहिबाने पहली सफ़ को आखिरी माना गया। बदलिहाजों ने उलट दी इस तरह तरतीब वेद, साहिबाने पहली सफ़ को आखिरी माना गया। उसके हर अंदाज को जादूगरी माना गया, दुख दिया उसने तो उसको दिलबरी माना गया। पहले तो एक चांद का हाला बने, पहले तो एक चांद का हाला बने, फिर हमारी आँख का ताला बने। पहले तो एक चांद का हाला बने, फिर हमारी आँख का ताला बने। देख लेना ही नहीं काफ़ी मियाँ, देख लेना ही नहीं काफ़ी मियाँ, उससे कहना देखने वाला बने। देख लेना ही नहीं काफ़ी मियाँ, उससे कहना देखने वाला बने। कैसे कैसे
खूबसूरत लोग हैं, वाह कैसे कैसे खूबसूरत लोग हैं, दिल भला कितनों का मतवाला बने। कैसे कैसे खूबसूरत लोग हैं, दिल भला कितनों का मतवाला बने। है मुकम्मल आदमी का इख्तियार, जी है मुकम्मल आदमी का इख्तियार, गुल बने कांटा बने लाला बने। है मुकम्मल आदमी का इख्तियार, गुल बने कांटा बने लाला बने। और जी रहे हैं जिंदगी के साथ हम, जी रहे हैं जिंदगी के साथ हम निवाला और हम प्याला बने। जी रहे हैं जिंदगी के साथ हम निवाला और हम प्याला बने। थी वो एक गर्दन सुराहीदार सी, थी वो एक गर्दन सुराहीदार सी, जिसके पहनावे की हम माला बने। थी वो एक गर्दन सुराहीदार सी, जिसके पहनावे की हम माला बने। वाए जो दुनिया में कुछ ना कर सके, वाए जो दुनिया में कुछ ना कर सके, साहिबाने आलमे बाला बने। वाए जो दुनिया में कुछ ना कर सके, साहिबाने आलमे बाला बने। और इश्क के रास्ते पे चलना है हमें, अब बला से पाँव में छाला बने। इश्क के रास्ते पे चलना है हमें, अब बला से पाँव में छाला बने। दर्द की पोशाक से बेहतर है वेद, दर्द की पोशाक से बेहतर है वेद, आदमी खुशियों भरी शाला बने। दर्द की पोशाक से बेहतर है वेद, आदमी खुशियों भरी शाला बने। पहले तो एक चांद का हाला बने, फिर हमारी आँख का ताला बने। रंग था रोशनी में ढलता था, रंग था रोशनी में ढलता था, फिर कोई मेरे साथ चलता था। रंग था रोशनी में ढलता था, फिर कोई मेरे साथ चलता था। अब संभलता नहीं है दिल मेरा, अब संभलता नहीं है दिल मेरा, ये तो पहले भी कब संभलता था। अब संभलता नहीं है दिल मेरा, ये तो पहले भी कब संभलता था। अब मैं साये के पीछे भागता हूँ, अब मैं साये के पीछे भागता हूँ, मेरे पीछे ये पहले चलता था। अब मैं साये के पीछे भागता हूँ, मेरे पीछे ये पहले चलता था। अब मैं साये के पीछे भागता हूँ, मेरे पीछे ये पहले चलता था। और दम भी आता था देखकर उसको, दम भी आता था देखकर उसको, देखकर उसको दम निकलता था। दम भी आता था देखकर उसको, दम भी आता था देखकर उसको, देखकर उसको दम निकलता था। वो अकेला ही बेवफा तो नहीं, वो अकेला ही बेवफा तो नहीं, मैं भी तो रास्ते बदलता था। वो अकेला ही बेवफा तो नहीं, मैं भी तो रास्ते बदलता था। रंग था रोशनी में ढलता था, फिर कोई मेरे साथ चलता था। वाह 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 वाह। जनाब वाला बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ गज़लें सुना दी हैं, आप इसमें से जो इंतखाब करना चाहें वो आप कर लीजिएगा। फयाज़ वैद साहब की खूबसूरत शायरी नाज़रीन समात कर रहे थे, और हमने देखा कि आपके यहाँ रिवायती मौज़ूआत के साथ साथ नए जज्बे और आहंग के साथ आपने जो कलाम सुनाया, यूँ समझ लीजिए कि हमारी जो माशरती और जो अभी मौजूदा समाजी मंजरनामे को आपने शेर में ढालने की कोशिश की। तो मुझे गालिब का ये शेर याद आ रहा है आपके एक शेर के तनाजुर में कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। सर बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल अगर आप इजाज़त दें तो ज़रूर वो ज़रा आपके शोबे से रिलेटेड ज़रूर। जैसे कि हमने अभी हाल ही में 2-4 रोज़ पहले जामिया कराची में हमारे अपने जो गिलगित बल्तिस्तान के खुसूसन बाकी बच्चों से भी खैर हमारी मुलाकात रही, उनसे मुलाकात रही तो उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया कि भाई देखिए हम कराची यूनिवर्सिटी में बड़े अरमान लेके आते हैं, यहाँ पे जो मेन डिपार्टमेंट है ख़ास तौर पे खुसूसियत के साथ फार्मेसी में हमें एडमिशन के मसाइल होते हैं, तो सर इनका कोई हल अगर आप मशवरा दें कि कराची यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों को दाखिले तो है लेकिन इस हद से नहीं है कि जैसे आपके यहाँ
कराची, सिंध, पाकिस्तान जो कैटेगरी है, तो ज़ाहिर है परेशान है सर। जी, मुझे बिल्कुल एहसास है और जामिया को भी इस बात का एहसास है जी कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि उनका दाखिला फार्मेसी में हो। जी जी जी। और बाकी बातें तो आप बता ही चुके हैं, चूँकि फार्मेसी ज़ाहिर है वो शोबा है कि जहाँ पर लोग मेडिसिन में अगर दाखिले से महरूम हो जाते हैं तो फिर उनकी पहली तरजीह फार्मेसी होती है। लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास भी महदूद वसाइल हैं और इन महदूद वसाइल में आप एक हद तक ही दाखिले दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। फिर हमारी जो काउंसिल है उसकी तरफ से भी हम पर पाबंदी आयद होती है कि हम किसी भी एक सेशन में एक मतलूबा तादाद से ज़्यादा दाखिले नहीं दे सकते। अब उसके अंदर हमें ज़ाहिर है यहाँ के बच्चों को भी दाखिले देने हैं और फिर सूबे के बच्चों को भी दाखिले देने हैं और फिर पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जो रहने वाले बच्चे उनको भी दाखिले देने हैं और फिर एक तादाद है जो दीगर ममालिक से भी आती है और वो यहाँ पर आकर तालीम हासिल करती है। और जब हमारे पास इतने महदूद वसाइल हों और इतनी कलील तादाद में नशिस्तें मौजूद हों तो उसमें ये मुमकिन नहीं है कि सब लोगों को दाखिला दिया जाए। हर चंद के हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है, हमारा बड़ा दिल चाहता है कि ज़ाहिर है जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं और जो पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं उनको जहाँ तक मुमकिन हो उन्हें दाखिले दिए जाएँ। सो उनके बारे में भी जो आपके इलाकों से लोग आते हैं, और मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, वो यहाँ पर पढ़ते हैं। सो जिस हद तक मुमकिन है जामिया उन बच्चों को दाखिला देती है जी। और शायद कभी कोई ऐसा वक्त आए कि जहाँ पर हमारी नशिस्तों में अगर किसी तनासुब से इजाफा हो जाए तो उसी तनासुब से हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के बच्चों के लिए भी मज़ीद दाखिलों का एहतमाम किया जा सके। सो मैं और आप, मेरा ख्याल है कि पुरुमीद रहें और जिस तरह से और मामलात के अंदर हम एक नई सुबह और एक रोशन सुबह के मुतमन्नी हैं, इसी तरीके से इस मामले में भी रहते हैं। शायद कोई अच्छा दिन आए इस तरह का। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने का। नाज़रीन देखते रहिए स्कर्दू टीवी का अदबी प्रोग्राम बज़्म सुखन।